पुतिन ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को भी अलर्ट कर दिया है। दरअसल पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह फैसला लिया है। पुतिन के इस फरमान से अब परमाणु हमले का डर सताने लगा है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूक्रेन की लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी? जवाब के लिए हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। क्या रूस यूक्रेन जंग में परमाणु हमला होने वाला है? रूस ने न्यूक्लियर फोर्स को क्यों किया हाई अलर्ट? अमेरिका यूरोप का इकोनॉमिक एक्शन, क्या रूस देगा एटमी रिएक्शन? यूक्रेन से जंग में पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? यूक्रेन में रूसी हमले का आज 5वां दिन है। मिसाइलों और रॉकेट से वार पलटवार का खेल जारी है, लेकिन अब इस जंग के बहुत भीषण होने का खतरा मंडराने लगा है। वजह है पुतिन का वो फरमान जिसमें उन्होंने रूसी आर्मी की न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट मोड में आने का हुक्म दे दिया है। Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपीय देशों ने जिस तरह से रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाई हैं, उससे पुतिन बेहद खफा है। ऐसे में अब बदले की कार्रवाई में उन्होंने अपनी डिटरेंस फोर्स को एक्टिव कर दिया है। इस फैसले से पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि रूस की ये फोर्स एटमी हथियारों से लैस है। पुतिन के इस एक्शन पर अमेरिका और यूरोप ने कड़ा रिएक्शन दिया है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने को खतरनाक और अस्वीकार्य करार दिया गया है। यूरोपीय यूनियन ने तो रूस से लड़ाई में यूक्रेन की मदद के लिए लड़ाकू विमान भेजने का भी ऐलान कर दिया है। As the war in Ukraine rages on and Ukrainians fight bravely for their country, European Union steps up once more its support for Ukraine and the sanctions against the aggressor that is Putin's Russia. For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. This is a watershed moment. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन रूस की जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी, क्योंकि इसका अंदेशा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद एक इंटरव्यू में जता चुके हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा, आपके पास 2 विकल्प हैं। तीसरा, विश्व युद्ध शुरू करें, रूस के साथ सीधे युद्ध में जाएं, या दूसरा, ये सुनिश्चित करें कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत काम करे उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े। अगर युद्ध के मैदान में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो अब तक सीधे तौर पर जंग के मैदान में उतरने से परहेज कर रहे नेटो के देश क्या करेंगे, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी एटमी ताकत से लैस है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, तो अमेरिका के पास 5,428, जबकि फ्रांस के पास 290। दुनिया की शांति के लिए जरूरी है कि परमाणु हथियार महज आंकड़ों में ही सिमटे रहें, इनका इस्तेमाल किसी भी सूरत में न हो। लेकिन इस बीच यूक्रेन में युद्ध और मौत का तांडव जारी है। नुकसान को लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। युद्ध के चौथे दिन रूस ने भी पहली बार अपने सैनिकों के हताहत होने की बात मानी है। Продвинулись еще на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово.
Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. रूस को रोकने के लिए अमेरिका और उसके साथी देश आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ एयर स्पेस बंद करने जैसे कवायदों में जुटे हैं, लेकिन युद्ध विराम अब तक सिफर है। आसमान से अटैक, सड़क पर दौड़ते टैंक, जिंदगी की जद्दोजहद, खाने पीने की किल्लत और बंकर में छुपे लोग, ये तस्वीरें ही यूक्रेन की हकीकत है। आलम यह है कि अब तक करीब 4 लाख लोग रिफ्यूजी बन चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि युद्ध का अंत आखिर कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। जंग का आज 5वां दिन है, लेकिन डराने वाली बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने उस सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा है जो परमाणु हथियारों के हमले में शामिल रहती है। बड़ा सवाल, क्या तीसरे युद्ध का आगाज है और क्या रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता? उससे पहले आपके लिए एक डिटेल जानना जरूरी है। परमाणु हथियार रखने वाले देश कौन कौन से अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है और परमाणु हथियारों की होड़ मचती है? रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है 5,428 और तीसरे नंबर पर आता है चीन जिसके पास 350 परमाणु हथियार हैं। यानी रूस अभी भी परमाणु ताकत में नंबर 1 है। इसके बाद मौका आता है फ्रांस का। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं। ब्रिटेन के पास इनकी संख्या 225 है, जबकि पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी मुल्क, उसके पास 165 परमाणु हथियारों की खेप है। इजराइल की बात करें तो उनके पास 90 परमाणु हथियार हैं। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो उनके पास 20 परमाणु हथियारों की खेप है। यानी वो मुल्क हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। और खतरा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस ने अपने परमाणु हथियार विभाग को कह दिया है कि आप अलर्ट पर हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। यूक्रेन रूस जंग पर बेलारूस से बड़ी खबर आ रही है। बेलारूस ने अपनी जमीन पर रूसी एटमी हथियारों की तैनाती को मंजूरी यानी इजाजत दे दी है। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक इसे लेकर बेलारूस में जनमत संग्रह भी कराया गया। बेलारूस में गैर परमाणु और तटस्थ रोल छोड़ने को लेकर जनमत संग्रह हुआ है। लोगों ने नए बदलावों के समर्थन में वोट किया है। जनमत संग्रह के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अधिकारों में भी बढ़ोतरी यानी इजाफा किया गया है। अब ये जंग किस तरफ बढ़ रही है ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों के विभाग को कह दिया है कि आप अलर्ट पर रहें क्योंकि जंग और मुखर हो रही है, जंग और तेज हो रही है। और इस खबर को समझने के लिए, इसकी बारीकी को जानने के लिए मेरे साथ एक्स डिप्लोमेट जुड़ रहे हैं अशोक सज्जन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत। धन्यवाद। ये जंग खत्म होने की बजाय और एग्रेसिव होती जा रही है और अब तो खबर यह भी आ गई है कि पुतिन ने कह दिया है अपने परमाणु विभाग, हथियार विभाग को कि भाई आप भी अलर्ट मोड पर हैं। यहां से अब इस जंग को आप किस ओर बढ़ता देख रहे हैं? क्या अब मध्यम होगी जंग या अब एग्रेसिव और हो जाएगा रूस? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो जो दोनों देश के, यूक्रेन के और रूस के जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो आज मिलने वाले हैं वहां पर बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर। तो एक ये किरण है थोड़ी उम्मीद की, आशा की, जो वहां पर जो बातचीत होती है। हालांकि उससे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं भी लगानी चाहिए क्योंकि हालांकि ये कहा गया है विदाउट प्री कंडीशंस है, कोई इसमें शर्तें नहीं रखी गई हैं, परंतु फिर भी दोनों ही तरफ से पुतिन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। उसने वहां पर हमला किया है 4-5 दिन से और फिर वो धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। तो पुतिन मानने को तैयार नहीं है। और जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने भी अपने को बिल्कुल ही एकदम अपने पूरे देश को सशक्त कर दिया है, उनको हौसला दिया है और वो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। और उनके लिए तो क्योंकि उनके अपने देश पर ये हमला हो रहा है, परंतु फिर भी बातचीत हो रही है जी। और चारों तरफ से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। दूसरी बात है ये जो परमाणु अस्त्र को एक्टिवेट करने की राष्ट्रपति पुतिन की बात है। तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा जो ये केवल मसल फ्लेक्सिंग है, केवल प्रेशराइज करने के लिए है, क्योंकि अदरवाइज तो इस समय परमाणु शस्त्रों का हथियारों के बारे में बात करना भी मेरे विचार से बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल है। मैंने यही कहा था आपके चैनल पर भी कुछ समय पहले जब राष्ट्रपति पुतिन ने ये न्यूक्लियर वेपन एक्सरसाइज करनी शुरू की थी बेलारूस के वहां पर, तो मैंने कहा था वो भी बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। और आज जो इनका
है उनको एक्टिवेट करना बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल बात है, बहुत ही रेकलेस चीज है, क्योंकि एक एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। तो देश सोचे नहीं जो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहा है, परंतु एक्सीडेंट से भी बहुत बारी लड़ाइयां हुई हैं, युद्ध शुरू हुए हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के तो धमकी देना भी मेरे विचार से ठीक नहीं। ठीक है सर, ये बात नेटो भी कह रहा है कि बहुत गैर जिम्मेदाराना कदम होगा। एक बड़ी खबर आ रही है सर, वो दर्शकों से साझा कर दे, फिर मैं आपका रुख करूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर आ रही है कि डेनमार्क के वॉलंटियर यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ेंगे। डेनमार्क सरकार ने गरीकों को इजाजत दे दी है, यूक्रेन की विदेशी ब्रिगेड में इन्हें शामिल होने की इजाजत मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक कर तमाम मुल्क यूक्रेन की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अब बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि डेनमार्क के वॉलंटियर्स यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ जंग में शामिल होंगे और इसे लेकर डेनमार्क की सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तमाम मुल्कों के बीच मदद के हाथ तो बढ़ ही रहे थे यूक्रेन की तरफ, लेकिन इस बीच एक बड़ा कदम उठाया है डेनमार्क की सरकार ने। इस बीच रूस यूक्रेन संकट के बीच यूक्रेन की सेना का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जंग के लिए कैसे यूक्रेन की सेना तैयारी कर रही है, कैसे खाने पीने के सामानों के साथ जंग पर जाने के लिए जवान तैयार हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए, किस तरह से सेना सिविलियंस को ट्रेन कर रही है, वो जंग की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर हमले तेज कर चुका है। देखिए किस तरह से एक आर्मी पर्सनल एक सिविलियन को सिखा रहा है कि जंग के मैदान में हमले के वक्त उसे किस तरह से पोजीशन लेनी है, किस तरह से मूव करना है। तस्वीरों में देखिए यूक्रेनी सैनिक दिखाई दे रहे हैं, उनके आर्म्स पर यूक्रेन का फ्लैग आप साफ साफ देख सकते हैं। खाने पीने का सामान है, जरूरत की चीजें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा रही हैं। Поворот, спина к спине. Повернулся. Да. Ну, работать парами, ну я так уже. Либо по трое, либо по... यूक्रेन महायुद्ध के 4 दिन, कीव को नहीं झुका सके पुतिन। यूक्रेन की रूस को कड़ी टक्कर, दोनों सेनाओं में जंग भयंकर। यूक्रेन पर पुतिन ने गोली बम बरसाए, यूक्रेन पर पुतिन ने बैलिस्टिक मिसाइल गिराई, यूक्रेन को पुतिन ने टैंकों से रौंदने की कोशिश की, यूक्रेन को साइबर अटैक से हार मानने को विवश किया। पुतिन शायद इस गलतफहमी में थे कि 1 या 2 दिन में यूक्रेन पर बारूद की बारिश कर उसे बर्बाद कर देंगे, कीव को चारों तरफ से घेर कर उसे नेस्ता नाबूद कर देंगे। पुतिन ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। रूस के हर हथियार पर यूक्रेन का हौसला और हिम्मत भारी पड़ रही है। क्रेमलिन के हमलों का यूक्रेन पूरी हिम्मत और हौसले के साथ जवाब दे रहा है। यूक्रेन की फौज के साथ जनता भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई और हथियार उठाकर अपने देश को बचाने के लिए जंग में कूद पड़ी है। यूक्रेन के सांसद और मिस यूक्रेन ने जंग की आग में फंसे अपने देश को बचाने के लिए युद्ध का रास्ता अख्तियार कर लिया है। इस महायुद्ध को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन 4 दिन में भी यूक्रेन ने हार नहीं मानी है। यूक्रेन रूस के हर हमले का डटकर जवाब दे रहा है। यूक्रेन की फौज रूस को कड़ी टक्कर दे रही है और उसके आगे हथियार छोड़ने को राजी नहीं है। युद्ध को समाप्त करने के लिए आज रूस की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव भी आया। रूस की तरफ से बेलारूस में बातचीत की टेबल पर आने का न्योता दिया गया, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति
वोलोदोमीर ज़ेलेंस्की ने बेलारूस में बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया। Сейчас много новостей о возможных переговорах Украины и России, которые могут закончить эту войну и вернуть мир всем нам. И в них часто упоминают вашу столицу, Минск, как площадку для этих переговоров. Площадку, которую выбирали не мы. И на самом деле не вы, а выбирало руководство России. Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, вашем городе. Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске. Мы много раз встречались. ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि उस देश में बातचीत की टेबल पर बैठा जाए जिसकी तरफ से यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। उन्होंने बातचीत के लिए कुछ और जगह का ऑप्शन दिया। Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, вашем городе. Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске. Мы много раз встречались. И так просто правильно, так правдиво, именно так, по-соседски разговаривать нам. Могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим... बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में बातचीत से ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया है। हालांकि बेलारूस की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन रूस के प्रस्ताव पर विचार करे। शाम होते होते रूसी मीडिया के हवाले से खबर आई कि यूक्रेन बेलारूस में रूस के साथ बातचीत को तैयार हो गया है। यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल बेलारूस के लिए रवाना हो गया। बेलारूस के गोमेल में रूस यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल चर्चा की टेबल पर बैठेगा। उधर रूस अब यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ लगातार रिहायशी इलाकों को अपने हमले का निशाना बना रहा है। रूस ने चौथे दिन में यूक्रेन के खार्किव समेत कई शहरों में रिहायशी बिल्डिंग्स को अपना निशाना बनाया। Площадками могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. रूस के हमलों ने भले ही यूक्रेन में कई इमारतों को गिरा दिया हो, लेकिन वो इस देश का हौसला नहीं गिरा पाया है। लगातार 4 दिनों से रूस के हर हमले का माकूल जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि अगर रूस की तरफ से हमले जारी रहे तो यूक्रेन भी उसे कड़ा जवाब देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और बीच रुक करते एक बड़ी खबर का, यूक्रेन से भारतीयों को लेकर 5वीं फ्लाइट भी स्वदेश पहुंची है। ये फ्लाइट बुकारेस्ट से आई है जिसमें भारतीय स्टूडेंट सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अच्छी खबर कही जाएगी भारत के लिहाज से। यूक्रेन से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की एक और फ्लाइट भारत पहुंची है। ये फ्लाइट बुकारेस्ट से दिल्ली पहुंची है। तो अब तक हजारों लोगों को भारत सरकार, हजारों स्टूडेंट्स को, हजारों भारतीयों को यूक्रेन से इवैक्यूएट कर चुकी है, रेस्क्यू कर चुकी है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार का ये ऑपरेशन लगातार हर वक्त जारी है, लेकिन अभी भी हजारों लोग वहां फंसे हैं जिनको बाहर लाने की, जिनको रेस्क्यू करने की भारत सरकार की प्राथमिकता है। अब तक 1200 से ज्यादा लोग स्वदेश एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट के जरिए लौट चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए। स्वदेश लौटने के बाद बच्चे अपने अभिभावकों, अपने परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। वो इस बात को लेकर परेशान थे जो कि यूक्रेन में हालात हैं। इस बीच स्टूडेंट्स का आना बहुत जरूरी था। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को हिंदुस्तान लाने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट यहाँ पहुंची है जिसमें 249 भारतीय बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं। एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं। आप कहाँ पे थे यूक्रेन में? Sir, I was in the western part and my name is Jia Malhotra and मैं Ivano-Frankfurt National Medical University में थी, ठीक है। एंड वहाँ पे सिचुएशंस दे वर ओके, बट एकदम से जब अटैक हुआ, ठीक है, तो थोड़ी सी टेरेबल सिचुएशंस आई। जो वहाँ से पार्ट से खबरें आ रही हैं वो डराने वाली थी। घर वाले कितना चिंतित थे आपके यहाँ से? कैसे फोन कर रहे थे आपको? क्या जानने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे आपसे? सर, फोन तो कंटिन्यूस 24/7 तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर देते थे कि इस टाइम पे बंकर्स में है या इस टाइम पे बाहर जा रहे हैं, अलार्म्स बज रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, दे वुड बी इनटू बहुत ज़्यादा चिंता में हर चीज़ में कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स को बार बार कॉल कर रहे हैं कि कैसे हैं हमारे बच्चे, ठीक है। एंड
बहुत ही टेरिबल कंडीशन थी। इस चीज़ों को मतलब इन वर्ड्स को हम लोग एक्सप्रेस शायद ही कर पाएँ कि हम लोगों ने क्या फील करा है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे लगता था कि अब कुछ हो रहा है, अब कुछ होने वाला है। इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट का कैसे सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पे? सर, इंडियन एम्बेसी इज वर्किंग रियली गुड। ठीक है, एंड मोदी जी, यू नो, आई सैल्यूट टू यू कि आपने हर चीज़ पॉसिबल करवा दी है। इट्स जस्ट दिस वन थिंग कि इफ मोदी इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। यूक्रेन से लौटे एक स्टूडेंट को आप सुन रहे थे, उसने भारत सरकार का धन्यवाद किया, मोदी जी का धन्यवाद किया। मेरे साथ मेरे मेहमान अशोक सज्जनार हैं, एक्स डिप्लोमेट है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, इन तमाम तस्वीरों के बीच एक तस्वीर ये भी है कि भारत सरकार लगातार वहां से जो भारतीय फंसे उन्हें इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, मेरे विचार से ये बहुत ही हर कदम भारतीय सरकार उठा रही है। जो हमारी एम्बेसी है यूक्रेन में, सबसे पहले कीव में, वो सभी उन जो छात्र हैं, अपने जो नागरिक हैं, नेशनल्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट बनाए हुए है और उनको मेरे विचार से पल पल का वो बात कर रही है। कम्युनिकेशंस बिल्कुल ही बहुत ही डायरेक्ट और फ्रीक्वेंट और एडवाइजरीज वगैरह इशू करना। हालांकि ये बहुत ही चैलेंज जो है, चुनौती है, बहुत फॉर्मिडेबल है। पहले हमारे करीब 21,000 वहाँ पर नागरिक थे, उसमें से करीब 6-7 हज़ार वापस आ चुके हैं। अभी भी मेरे विचार से 14-15 हज़ार हैं और वहाँ पर पूरे देश में जंग का माहौल है, जैसे आप दिखा रहे हैं पिछले 5 दिन से। और जो पूर्व में जो हमारा जो शहर हैं, जैसे खार्किव हुआ, पोल्तोवा हुआ, मरियोपोल हुआ, या दक्षिण में ओडेसा हुआ, तो वहाँ पर वो ये वाले जो शहर हैं ये रूस के तट से मिले हैं, रूस के सीमा से पास हैं, तो वहाँ पर लड़ाई और ज्यादा हो रही है। तो इसीलिए वहाँ पर निकलना और उनको लेकर आना, चाहे हंगरी में या रोमानिया में, तो वो बहुत ही जोखिम का काम है। परंतु मुझे खुशी है जो सभी अभी हम 5 फ्लाइट्स को पूरा कर पाए हैं। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और आगे चलते हुए भी मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो भी नागरिक हैं वो वापस आ पाएंगे। और फिर मैं ये भी उम्मीद करता हूँ जो जल्दी जंग खत्म होगा, युद्ध खत्म होगा, जिससे कि ये इतना जो खतरा उन सबके सर के ऊपर मंडरा रहा है वो बिल्कुल टल जाएगा। सर, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। कुछ तस्वीरें आई हैं यूक्रेन के बेहद करीब एक मुल्क है पोलैंड, जहाँ पर भारतीय स्टूडेंट ने शेल्टर में शरण ली है। वहाँ पर ये तस्वीरें देखिए किस तरह से उनको खाना पीना दिया जा रहा है। शेल्टर में उनके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। ये शेल्टर होम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर भारतीय छात्र इस वक्त रह रहे हैं। और भारत सरकार ने अपील भी की है यूक्रेन के तमाम पड़ोसी मुल्कों से कि वो भारतीय छात्रों को अपने यहाँ शरण दें, जिसके बाद भारत सरकार खुद उन स्टूडेंट्स को वहां से पिक करेगी, वहां से इवैक्यूएट करेगी। ये तस्वीरें यूक्रेन के बेहद करीबी मुल्क पोलैंड की हैं, जहां भारतीय स्टूडेंट ने एक शेल्टर में शरण ली है, जहां पर उनको खाने पीने की उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको तमाम जरूरी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। तस्वीरें देखिए, ये उस शेल्टर होम की तस्वीरें हैं जो पोलैंड में है, जहां पर यूक्रेन से बाहर निकलकर भारतीय छात्र पहुंचे हैं। और वो ट्रॉली आप देख सकते हैं जिस पर खाने पीने का सामान रखा हुआ है। स्टूडेंट वहां जमीन पर बिस्तर बिछाकर बैठे हैं, कुछ लोग सोते दिखाई दे रहे हैं। पोलैंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय स्टूडेंट ने शेल्टर लिया है। एक शेल्टर होम की तस्वीर है। और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत, यहां खबरें लगातार जारी हैं।